जय हिंद साथियों, आज फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो में, जो कि टॉपिक है माइन। बहुत बार आपने पिक्चर में या दूसरों के मुंह सुना होगा माइन के बारे में। माइन मुख्य दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक एंटी पर्सनल और नंबर दो एंटी टैंक माइन। अब बात करते हैं एंटी पर्सनल माइन। तो एंटी पर्सनल माइन NMM-14 जो कि एक नॉन मेटेलिक माइन है। NMM-14 को मेटल या प्लास्टिक के कंटेनर में एक एक्सप्लोसिव को भर दिया जाता है, जिसका साइज हाइट में 4 सेंटीमीटर और डायामीटर यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। एक्सप्लोसिव उसके अंदर भरा जाता है 30 ग्राम। टोटल वेट 100 ग्राम, मतलब टोटल वेट है उसका 100 ग्राम। उसकी सेफ्टी डिवाइस यू क्लिप और एरो मार्क को और यू क्लिप की उसके एरो मार्क की सिधाई और यू क्लिप उसके अंदर फंसा हुआ। प्रिंसिपल इसका काम करता है डायाफ्राम एक्शन। 20वीं सदी की सबसे घातक हथियारों में से एक था लैंड माइन। लैंड माइन का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ से दुश्मन आने का ज़्यादा अंदेशा हो। जब कोई व्यक्ति या सैनिक इसके ऊपर दबाव डालता है या इसके ऊपर से गुजरता है तो इसमें विस्फोट हो जाता है। दुश्मन को किसी स्ट्रेटेजिक एरिया तक पहुंचने से रोकने के लिए या उसकी गतिविधि को बाधित करने के लिए दुश्मन के रास्ते में कई सारे लैंड माइन्स लगाए जाते हैं, जिसे माइन फील्ड कहते हैं। अक्सर माइन विस्फोट होकर छोटे छोटे टुकड़े या जहरीली गैस छोड़ किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। दुनिया में माइन्स अनेकों वेरिएंट्स के हैं, जिनमें NMM-14, M16, फ्रैगमेंटेशन को मिलाकर 350 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। पर फिर भी माइन को दो श्रेणी में ही बांटा गया है, एंटी टैंक माइंस और एंटी पर्सनल माइन। इन दोनों की तरह ही माइंस का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है, लेकिन आमतौर पर एंटी टैंक माइंस बड़े साइज़ के होते हैं और इनमें एंटी पर्सनल माइन के मुकाबले ज़्यादा बारूद भरा होता है। ये माइन विस्फोट होकर इसके आसपास मौजूद लोगों को भी मौत के घाट उतारने में सक्षम होती है, जबकि एंटी पर्सनल का विस्फोट एंटी टैंक से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें कम बारूद भरा होता है। इसके अलावा एक एंटी टैंक माइन को फटने के लिए ज़्यादा दबाव की भी ज़रूरत होती है। वहीं एंटी पर्सनल माइंस को खासतौर पर पैदल सैनिकों को किसी भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब माइंस का प्रेशर रिक्वायर्ड या रिमोट डेटोनेटर से एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने टारगेट को तुरंत ही तबाह कर देते हैं, जो विस्फोट होने पर छोटे छोटे घटकों में फट जाती है। हालांकि कुछ माइंस में पहले से ही मेटल के टुकड़े और मेटल बॉल्स को डाल दिया जाता है। यह एक एंटी पर्सनल माइन M16 है, जो कि एक फ्रैगमेंटेशन माइन है, जो फटने से पहले ऊपर उठता है और इसके स्प्लेंडर भी कुछ ऊंचाई तक 3.25 फीट की समथिंग उठते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को क्षतिग्रस्त किया जा सके। M16 माइन बेहद खतरनाक हथियार है, क्योंकि 30 मीटर के दायरे में किसी की भी जान ले सकता है और इसका खतरा 200 मीटर तक बना रहता है। माइन के अंदर स्टील की छोटी छोटी बॉल भरी होती हैं, जो कि एक बुलेट का काम करती हैं। माइन को सेट करने से पहले फ्यूज को माइन में बने होल में टाइट कर दिया जाता है। फ्यूज के ऊपर 3 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इसके साइड में एक रिलीज पिन होती है। स्ट्राइकर को इसे रिलीज पिन की मदद से प्राइमर पर स्ट्राइक करने से रोका जाता है। रिलीज पिन स्प्रिंग के दबाव में स्ट्राइकर में बने कांच में लगी रहती है और स्ट्राइकर को लॉक पोजीशन में रखती है। फ्यूज तब काम करता है या रिलीज पिन को बाहर की ओर खींचा जाता है तब। माइन को ज़मीन में खोदे हुए गड्ढे में छुपा दिया जाता है। लैंड माइन को एक्टिवेट करने के लिए लॉकिंग सेफ्टी पिन और फिर पॉजिटिव सेफ्टी पिन को निकाल दिया जाता है। जब कोई तीनों में से किसी भी बॉन्ग या उस बॉल पर कदम रखता है, स्प्रिंग पर कदम रखता है, तो ट्रिगर, जो कि प्रेशर स्प्रिंग के दबाव में होता है, नीचे की ओर जाने लगता है। रिलीज पिन को बाहर की ओर धकेल देता है, जिसके कारण स्ट्राइकर अनलॉक हो जाता है और इसलिए स्ट्राइकर स्क्रीन के दबाव के कारण प्राइमर से टकराता है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है, जो झटका लगने पर जल जाता है और चार्ज में इग्निशन शुरू कर देता है, जिससे दुश्मन को आगे बढ़ने या माइन से अपना पैर हटाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फ्यूज डेले चार्ज की फिंगर से इग्निशन फ्यूज को चला देता है, जिससे एक छोटा सा विस्फोट होता है। माइन का भारी केसिंग को पीछे छोड़ते हुए, जो कास्ट आयरन की बनी होती है, हवा में लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक उछल जाती है, इसलिए इसे फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। और इसी समय बड़ा धमाका होता है, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा दबाव हो जाता है। अचानक से प्रेशर इतना बढ़ जाता है जो कि कास्ट आयरन खोल इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता और बहुत बड़ा ब्लास्ट में बदल जाता है, जिससे उसके अंदर भरे स्टील बॉल ब्लेड की रफ्तार से संपर्क में आए सैनिक के जवान को जख्मी करने या मौत का कारण बनते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि NMM-14 माइन को एक्टिवेट होने के लिए 9 किलोग्राम से ज़्यादा का दबाव चाहिए, जबकि M16 माइन के लिए 100 किलोग्राम से ज़्यादा दबाव की जरूरत पड़ती है। किसी युद्ध के खत्म होने के सालों बाद ही माइन सालों तक सक्रिय रहती है और समय बीतने के साथ साथ इन माइन की लोकेशन का पता किसी को भी नहीं रहता, जो बाद में हादसे का शिकार बनती है। उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, भारत, वियतनाम, अन्य कई देशों में ये माइन फील्ड हज़ारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।